हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स साइंस के बारे में। चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो रिफ्लेक्शन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, जबकि रिफ्लेक्शन बाउंस बैक ऑफ लाइट था। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब कोई लाइट एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ऑब्लिकली का मतलब है किसी एक एंगल पर वो बेंड होगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। और ये बेंड क्यों होती है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो दूसरे मीडियम में जाकर के चेंज हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्रैक्शन का। ए पेंसिल पार्शली इमर्ज इन वाटर। आप एक टैंक में वाटर लीजिएगा, वाटर में एक पेंसिल को कुछ उसका पार्ट डुबो दीजिएगा। अपीयर्स टू बी बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। देखिए, यहाँ से आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी, यहाँ से तो सीधी जाएगी, जबकि एक्चुअल पोजीशन आपकी ये है। जब आप इसमें वाटर में देखोगे तो वाटर लेवल से ये आपको थोड़ी बेंड होती हुई दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बेंड है, पेंसिल को जो आपको बेंड होती हुई दिखाई दे रही है जबकि एक्चुअल में बेंड नहीं है, तो यही होता है लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, यही होता है लाइट का रिफ्रैक्शन। लेमन्स प्लेस इन ए ग्लास टम्बर अपीयर बिगर। अब देखिए, जो लेमन होते हैं वो जो है ग्लास में बड़े दिखाई देते हैं। पानी के गिलास में, जो कांच का गिलास है, उसमें एक लेमन डालिएगा तो जब उस पानी में हम लेमन डालेंगे तो वो बड़ा दिखाई देगा। तो ये भी क्या है? लाइट का रिफ्रैक्शन है। लेटर ऑफ ए बुक अपीयर टू बी राइज व्हेन सी थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब देखिए, ग्लास स्लैब से अगर हम बुक के लेटर्स को देखते हैं तो वो उभरे हुए दिखाई देते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइट रिफ्रैक्शन। These observations indicate that light does not travel in the same direction in all media. सभी मीडियम में ये क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि सभी मीडियम में, जो मीडियम अलग अलग हैं, अगर उन मीडियम को हम ऊपर नीचे रखें तो लाइट हमें बेंड होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड सेम नहीं होगी। और साफ साफ ये आपको इंडिकेट करता है कि जो लाइट है वो अलग अलग मीडियम में सेम डायरेक्शन में नहीं चलती। वो क्या होगा? डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहेगी। It appears that when traveling obliquely from one media to another media। अब देखिए, ये जो है obliquely चेंज होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन obliquely चेंज होगी। obliquely का मतलब होता है किसी एक एंगल पर। जैसे ये एयर है तो एयर से इस तरीके से चलेगी। ये अगर आपका गिलास है तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके नॉर्मल में जब हम देखें तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो ये एक एंगल से बैंड होती हैं, तो इसे बोलते हैं obliquely बैंड होना। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है स्पीड। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज चेंज। अब जो डायरेक्शन होगी लाइट के चलने की, तो वो क्या है? दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है, यानी प्रोपेगेशन स्पीड। ठीक है, आगे चलना, प्रोपेगेट करना मतलब लाइट का आगे चलना। लाइट आगे चल करके दूसरे मीडियम में क्या होगी? चेंज हो जाएगी। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यही जो फेनोमेना है, यही जो आपको दिखाई देता है, ये कॉज लाइट के रिफ्रैक्शन का, इस पूरे फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल वे आप बता सकते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ऑब्लिकली बेंड होना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब। एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, आप देख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, यहाँ पे एयर है और ये है ग्लास स्लैब। तो एयर से लाइट को इंसिडेंट कराया गया। जैसे ही ये लाइट ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो ये यहाँ जाने के बजाय आपको यहाँ जाती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, ये ऐसे आई और यहाँ से इस तरीके से बेंड हो गई। ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से इस तरीके से बेंड हो जाती है।
ठीक है। तो ग्लास स्लैब में जब इसकी स्पीड कम होगी तो स्पीड कम होने पर ये लाइट बेंड होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, लाइट की स्पीड चेंज होने पर ये बेंड होगी और बेंड होने पर आपको ये रिफ्रैक्शन का एक कॉज दिखाई देता है। ओके, और देखिए जब ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो याद रखना नॉर्मल की तरफ को ये बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ को ये बेंड होती है। और जैसे ही ग्लास से बाहर एयर में यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये क्या होती है, अवे टू नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे ही आप एयर से ग्लास स्लैब में लाइट को एंटर करोगे तो वो अपने नॉर्मल के पास आती हुई दिखाई देगी जब बेंड होगी। और जैसे ही आप ग्लास स्लैब से रेयर मीडियम में, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आप लाइट को भेजोगे तो क्या होगा, वो अपने नॉर्मल से दूर जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यू विल नोट द लाइट रेज हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट O एंड O डैश। देखिए ये पॉइंट आपका O है और ये है आपका O डैश, तो O से O डैश तक लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती हुई दिखाई देती है। बोथ द पॉइंट O एंड O डैश लाई ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है एयर और ग्लास, तो ये जो O है और O डैश है ये आपको एयर और ग्लास के लास्ट सरफेस पॉइंट मिलेंगे जो इन दोनों को अलग करते हैं। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एन डैश एंड AB एट O। अब देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर N और N डैश, ठीक है, O पॉइंट पर। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर M डैश एट CD एट O डैश, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा और दूसरा नीचे हो जाएगा। द लाइट रे एट पॉइंट O हैज़ एंटर फ्रॉम द रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। लाइट रेज एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में पॉइंट O पर एंटर करती है, दैट इज़ फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में। नोट दैट द लाइट रे हैज़ बीन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ को, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को क्या होती है, बेंड हो जाती है। देखिए पहले यहाँ थी, अब जो है इस तरफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है, तो ये आपको बेंड होती हुई लाइट दिखाई देगी। अब O डैश पर चलते हैं। एट O डैश द लाइट रेज हैज़ एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट इज़ फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडिया। द लाइट हेयर हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जैसे ही यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ये आपका एक नॉर्मल दिखाई देगा M डैश O डैश पॉइंट पर। जैसे ही ग्लास से ये लाइट आएगी अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से इधर जाती हुई दिखाई देगी। वैसे आनी यहाँ पर थी लेकिन ये यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ नॉर्मल से अवे जाएगी, तो ये होता है आपका डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट का बेंड होना। अब EO क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं जो EO है यहाँ से यहाँ तक ये होगा आपका इंसिडेंट रे। O डैश ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ से ये जो O है, सॉरी O डैश और H है ये आपका यहाँ पर इमर्जेंट रे हो जाता है जो लास्ट में आपका आता है, और जो पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट रे के। यानी जैसे सेम मीडियम आएगा तो सेम मीडियम से जो पहले सेम मीडियम में रे थी उसी के पैरेलल में ये रे चली जाती है, याद रखना। ओके, अब आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। चलिए आइए देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों रे की बात हो रही है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों रे हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ तो ये था। अब स्नेल्स लॉ क्या था, द रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। जो साइन एंगल होता है इंसिडेंट रे का और साइन एंगल होता है रिफ्रैक्टेड रे का, इन दोनों का रेशो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए रिफ्लेक्शन। किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए एक गिवन कलर के लाइट का। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसी को बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो वैल्यू आपको मिलेगी वही लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, और ये होगा सेकेंड मीडियम किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो भी लाइट है उसके स्पीड का रेशो गिवन पेयर यानी कि दोनों लाइट, एक तो रेयर मीडियम और एक डेंस मीडियम में, दोनों लाइट की स्पीड का जो रेशो है वो आपका कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए देखिए कैसे। मीडियम फर्स्ट में देखते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा v1 है और 2 में स्पीड ऑफ लाइट हमारा v2 है। ठीक है, यहाँ पर v1 यहाँ पर v2 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशो ऑफ n21। अब देखिए n21 कैसे पढ़ा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 यानी कि दूसरे मीडियम का, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम निकालेंगे वो लिखा जाएगा पहले, यानी कि मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो लिखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन दोनों का रेशो होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है, v1, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना है, v2। तो इन दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, अब की बार मीडियम 1 में देख रहे हैं रेस्पेक्ट टू सेकंड के, तो जो भी रेस्पेक्ट में होता है उसको बाद में लिखते हैं और जिसका देखना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है वो मीडियम फर्स्ट का है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देखना है उसको हम नीचे लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो v2 अपॉन v1 हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। कुछ नोट पॉइंट हैं, इनको आप हमेशा याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल देखने में, समझने में और इस लॉ को सही तरीके से समझने और करने में आपके काम आएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ज़रूर याद रखनी है, न्यूमेरिकल आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इसके, और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते भी हैं। देखिए, इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर then refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum। देखिए, यदि मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम है या फिर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का हम कंसिडर करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब जब हम वैक्यूम को कंसिडर करते हैं तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज n2 और ये n2 से रिप्रेजेंट होगा। इफ़ c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में लाइट की स्पीड c है, एंड v इन मीडियम सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm इज़, मतलब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहलाएगा nm, और वो वैल्यू किसकी कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। जो भी मीडियम है, एक मीडियम तो वैक्यूम में है, ठीक है, जो, लेकिन ये तो कहा जाता है कि जहाँ पर मीडियम नहीं होता वहाँ वैक्यूम होता है, तो वहाँ पर मीडियम सेकंड और फर्स्ट नहीं लेंगे, तो केवल हम वैक्यूम लेंगे, और जो भी मीडियम एक दूसरा है हमारे पास तो उसको हम लेंगे। तो मीडियम का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो जो रेस्पेक्ट में होता है वो ऊपर होता है और जिसका निकालते हैं वो नीचे होता है। ठीक है, तो nm इक्वल टू c अपॉन v हो जाएगा। और याद रखिए जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये होती है। तो इसको आप याद रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी होगी। टेबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सम मटेरियल ऑफ गिवन मीडियम। देखिए, मटेरियल का मीडियम क्या है, एयर, तो एयर में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका 1.31, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.36, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44। ये वैल्यू आपको याद रखनी इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में केवल वो आपको ऐसे देगा कि एक मीडियम एल्कोहल है, दूसरा मीडियम क्या है आपका, ग्लास है, तो ग्लास का तो वो निकालना होगा, लेकिन एल्कोहल का जो मीडियम है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा। ओके, केरोसिन 1.44, फ्यूज क्वार्ट्ज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52,
कैंडिला बाल्सम 1.53, रॉक साल्ट 1.54, कार्बन डिसफाइट ये होता है आपका 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.71, ये है आपका सैफायर 1.77, डायमंड 2.42। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, इनकी वैल्यू आप याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए गिवन पेयर। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का रेसिप्रोकल होता है अगर अदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है पेयर में। जैसे कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल यहाँ पर होगा। दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ हाईएस्ट 2.42। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1/2.24 टाइम्स लेस इन डायमंड देन इन वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम से जो लाइट की स्पीड है वो डायमंड में 1/2.24 टाइम लेस है, कम है। इसका मतलब ये होता है। बात करते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता क्या है। आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आउट ऑफ टू गिवन मीडियम मतलब दो हमें मीडियम दिए गए हैं, उसमें से हायर वैल्यू किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जिस मीडियम में होगी वो कहलाएगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है कि दिए हुए दो मीडियम में से जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लोअर होगी वो आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा। रिफ्रैक्टिव वैल्यू ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम। व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो क्या करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। कैसे? यहाँ पर देखिए, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो ये यहाँ जानी थी लेकिन इस साइड बेंड हुई नॉर्मल की तरफ। व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, जब किसी एक एंगल पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से बाहर जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, तो इन लाइट बैंड्स का याद रखिएगा कि रेयर से डेंसर में तो इस तरफ बेंड होगी नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को, और डेंसर से रेयर मीडियम में फार ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाती हुई। एक नोट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के फिजिकल डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी मीडियम के फिजिकल डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अब बात करते हैं स्फेरिकल लेंस क्या होता है। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंड होता है दो स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बाउंड होता है, बंद होता है, वही हमारा स्फेरिकल मीडियम कहलाता है। और वे सरफेस कैसे होंगे? स्फेरिकल सरफेस होंगे। इट मीन्स द लेंस इज बाउंड बाई एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस उसका होना चाहिए, तभी वो हमारा लेंस होगा। चाहे एक फ्लैट हो दूसरा स्फेरिकल, तो एक कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस में होगा तो वो हमारा लेंस होगा। ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस। एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस भी हो सकते हैं। बल्जिंग आउटवर्ड, जो कि उभरे हुए होंगे बाहर की तरफ को।
सच एज लेंस इज ए डबल कॉन्वेक्स, और ये लेंस क्या कहलाएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाएंगे, और कॉन्वेक्स लेंस, या तो डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल दो या फिर कॉन्वेक्स लेंस बोलो इसको, जो ये आपके उभरे हुए सरफेस होते हैं दो। इसी तरीके से इट इज थिक एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस, कॉन्वेक्स लेंस आर द कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए ये इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बनता है, तो ये जो आपके कॉर्नर हैं, एजेस हैं, इससे ज़्यादा थिक होता है ये बीच में से, और ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि ये आपका लेंस है, जैसे ही लाइट यहाँ से एंटर करेगी तो ये इसको इस तरीके से कन्वर्ज कर देगा। एक लाइट यहाँ से एंटर करेगी तो ये इसको ऐसे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। जितनी भी लाइट जाएंगी तो ये इसको कन्वर्ज करते जाएगा, यानी कि इसको सिकोड़ करके एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। डबल कॉन्केव लेंस, अब देखिए डबल कॉन्केव लेंस क्या होता है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व इनवर्ड्स, इट इज थिकर एट द एज, कॉन्केव लेंस आर द डाइवर्जिंग लेंस। देखिए डबल कॉन्केव लेंस जो है वो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है, लेकिन जो भी कर्व होंगे ना वो अंदर की तरफ को कर्व होंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ को कर्व होते हैं, जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ से लाइट आएगी तो ये इसको इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, ये इस तरीके डाइवर्ज कर देगा, मतलब लाइट को फैला देते हैं, लाइट को फैला देते हैं, तो ये होता है लाइट का डाइवर्ज होना, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉन्केव लेंस। यहाँ पे देखिए जितनी भी लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस में एंटर करेंगी वो सभी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। जितनी भी लाइट रेज कॉन्केव लेंस में एंटर करती हैं वो सभी डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ लेंस, एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, ये कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन होगा, दूसरा सरफेस होगा कॉन्केव, तो प्लेनो कॉन्केव। दोनों सरफेस ही हमारे कॉन्वेक्स होंगे तो कॉन्वेक्स लेंस, या फिर बाई कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स। दोनों सरफेस कॉन्केव होंगे तो बाई कॉन्केव, कॉन्केव या फिर डबल कॉन्केव। एक सरफेस होगा कर्व, दूसरा होगा कॉन्केव, तो ये होगा मिनीसस। क्या होगा, मिनीसस। तो आप ये तो याद मत रखिएगा, लेकिन ये चारों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये है और ये इसका एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक। जब भी कोई लाइट रे एक्सिस के पैरेलल जाती है और एंटर करती है किस कॉन्वेक्स लेंस में, तो फोकस ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो लाइट ऑलवेज दूसरी साइड के फोकस पॉइंट से पास होगी। इसको याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के लेंस में एंटर करेगी तो वो अदर साइड फोकस पॉइंट से पास होती है। सेकंड, कोई भी लाइट रेज पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से कोई लाइट रेज पास होती है तो वो ऑलवेज लेंस से गुजरने के बाद इमर्ज होती है पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस में एंटर करती है और लेंस है कॉन्वेक्स, तो वो ऑलवेज दूसरी साइड फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से लाइट पास होती है तो वो ऑलवेज लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रे लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर कोई कॉन्वेक्स लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर यानी कि मिड पॉइंट से कोई लाइट रे पास होती है तो आगे जाकर के वो उस ही बिना किसी डेविएशन के, डेविएशन का मतलब होता है बिना बैंड हुए, वो सीधी आगे उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। तो सेंटर से उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर एंटर करती है तो फोकस से पास होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से अगर एंटर करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, देखिएगा
व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज इन्फिनिटी पर है, यहाँ से लाइट रे जाएगी तो ये इस तरीके से कन्वर्ज हो जाती है, यहाँ से लाइट रे जाएगी, ये भी इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है ये कहलाएगा आपका फोकस। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? एट F2, जहाँ पर ये लाइट रेज आकर के मिलती हैं, इस पॉइंट पर आपको पिक्चर बनती हुई दिखाई देगी। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? F2 पर। साइज़ कैसा होगा? पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा। नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, देखिए 2F1 ये है, 2F1 के थोड़ा पास में रखी हुई है। तो जैसे ही लाइट रेज यहाँ से जाएगी तो ये तो पास होती है फोकस से, अब दूसरी लाइट रेज जैसे ही इसके सेंटर से हम एंटर कराएंगे तो ये आगे निकल जाएगी। तो जहाँ पर ये लाइट रेज दोनों कट करती हैं वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो आता है हमारा B', और B' ही क्या है? इमेज है। तो देखिएगा इमेज कहाँ पर बनेगी? 2F2 और F2 के बीच में ये है। साइज़ कैसा होगा? डिमिनिश होगा। डिमिनिश का मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा। और नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है उल्टा, उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, कैसी बनती है? उल्टी इमेज। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस U कहलाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट अदर साइड में जो डिस्टेंस है वो F कहलाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो डिस्टेंस है वो V कहलाएगी। और फोकल लेंथ याद रखिए, कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। तो इस टाइम कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगी, आगे कॉनकेव लेंस होगा तो निगेटिव हो जाएगी। ये फोकल लेंथ के लिए है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ऑब्जेक्ट जब 2F1 पर रखा हो तो एक पैरेलल लाइट जाएगी फोकस से पास होती हुई, एक लाइट सेंटर से पास होगी, तो यहाँ पर तो आपको B' पर एक इमेज बनती हुई दिखाई देगी। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा है तो इमेज 2F2 पर ही बनेगी। तो पोजीशन होगी 2F2, साइज होगा दोनों का सेम, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। व्हेन इमेज इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, अब F1 और 2F1 दोनों के बीच में ये इमेज रखी हुई है, सॉरी ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ये रखी हुई है। अब जैसे ही यहाँ से लाइट पास कराएंगे तो ये फोकस से पास होगी, सेंटर से पास होगी, तो ये सीधी निकल जाएगी। जहाँ पर दोनों कट करते हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होगी, वहीं इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए इमेज जो है ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और कहाँ पर है? बियॉन्ड 2F। तो इमेज पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड 2F', 2F2। नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, लेकिन साइज देखिएगा आप कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो क्या कहेंगे? एनलार्ज। व्हेन इमेज ऑब्जेक्ट इज एट F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, F1 पर ऑब्जेक्ट को रखने पर क्या होगा? देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे इससे पास होगी तो ये फोकस से पास होगी, ये तो पता है, लेकिन सेंटर से पास होकर के जब जाएगी तो इसी के पैरेलल में आगे जाती है। अब जब इसी के पैरेलल में जाएगी तो ये कहीं पर भी जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही जाएंगी। तो जो इमेज होगी ना वो कहाँ पर जाके बनेगी? मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे। साइज हाईली एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज, नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? तो इमेज से एक लाइट पास कराएंगे तो ये तो हमेशा फोकस से ही होकर के जाएगी, लेकिन सेंटर से जैसे ही एक लाइट पास कराएंगे तो ये आगे जा कर के दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो क्या करेंगे? इसको हम पीछे को बढ़ाएंगे। पीछे को जैसे ही हमने यहाँ पर बढ़ाई तो ये लाइट रेज हमें इस पॉइंट पर कट करती हुई दिखाई देती है। अब जिस पॉइंट पर कट करती हैं तो उसी पॉइंट पर तो इमेज बनेगी। तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी। इरेक्ट और वर्चुअल क्यों? क्योंकि इरेक्ट में जो भी इमेज है वो बनती है ऑब्जेक्ट के साइड में, वर्चुअल होती है कि जो जैसी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसी ही इमेज बनेगी। साइज होगा एनलार्ज, इमेज पोजीशन होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में
इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट में एक रे है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसी के पैरेलल में एक रे है। तो जैसे ही लेंस से पास होगी तो वो डाइवर्ज होगी फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए यहाँ से ही वो डाइवर्ज हो जाएगी। जैसे ही इसको हम पीछे को बढ़ाएंगे तो पीछे को इसको बढ़ाने पर ये जो पास होगी F1 से पास होगी, ठीक है। और सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के जिस साइड में लाइट रेज एंटर करेगी उसी साइड से ये फोकस से पास होगी। ओके, एक बार फिर से देखिए, एक लाइट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आगे जाके डाइवर्ज होगी जब कॉनकेव लेंस होता है। तो इसको हम पीछे को इस तरीके से बढ़ा देंगे तो ये कहाँ पर कट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर। ओके, लाइट रेज अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट है, एक लाइट रे पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने पर ये बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब रे डायग्राम है, इमेज कैसे फॉर्म होती है। कॉनकेव लेंस, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रेज के पैरेलल में। तो हमें पता है कि ये तो डाइवर्ज होगी, लेकिन पीछे को जैसे ही हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये किससे, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ऐसे ही यहाँ से एक लाइट रे एंटर कराएंगे तो ये डाइवर्ज होगी और यहाँ से ये पास होगी इस पॉइंट से, जिसको कहेंगे F1। तो जहाँ पर ये लाइट रेज कट करती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, F1 पर। साइज़ होगा पॉइंट साइज, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, लेकिन नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल कैसा, कि इमेज जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है उसी तरीके से बनेगा, और इरेक्ट का मतलब क्या है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के यानी कि बियॉन्ड टू F1 बोल सकते हैं। अब यहाँ से लाइट पास कराएंगे तो ये डाइवर्ज होकर के और यहाँ से F1 पॉइंट पर ही पास होगी। अब दूसरी लाइट रे सेंटर से पास कराएंगे तो ये सीधी निकल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही ये कटिंग पॉइंट आएगा, जहाँ पर ये दोनों रे हैं वो मिलती हैं, तो वहाँ पर जो है एक पॉइंट आएगा और उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये आपका होगा इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज देखिएगा कि जैसी ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से इमेज बनती है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो इमेज पोजीशन कहाँ पर है, F और O के बीच में। ये O है और ये F है, F1 और O के बीच में है। साइज होगा छोटा और नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या होगा फॉर लेंसेज के लिए। साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की तरह ही सेम यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज होते हैं, एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट आर टेक्स फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब देखिए जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस निगेटिव, ये हमने आपको पहले भी बताया था। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। और ये जो है सभी सिचुएशन में कोई भी स्फेरिकल लेंस हो सभी में ये फॉर्मूला वैलिड होता है, 1/f = 1/v - 1/u। मैग्नीफिकेशन की बात करें
तो m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है। तो एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज v, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u। ओके, तो या तो आपका इमेज का रेशो होगा या फिर आपका इमेज जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है उन दोनों की हाइट का रेशो होगा, तो ये कहलाता है आपका मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या फिर v अपॉन u, डिस्टेंस इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशो आपका मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। अब देखिए, अगर किसी लेंस की पावर के हमें पता करना है तो एबिलिटी चेक करनी होती है कि किस लेंस की लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि लेंस की पावर कितनी है। जैसे इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मतलब P इक्वल टू क्या होगा, 1/f होगा, याद रखिए। रेसिप्रोकल होगा यानी कि 1/, में होगा किसके, फोकल लेंथ। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर ऑफ लेंथ। यदि कितने डिग्री पर लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, कितने डिग्री पर लाइट रेज को डाइवर्ज करता है कोई लेंस, तो उस टर्म पर लेंस की पावर डिपेंड करती है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। याद रखिएगा, P इक्वल टू 1/f हो जाता है। अब ऐसा यूनिट की बात करें पावर की तो ये होती है D, और D को बोलते हैं डायोप्टर। 1 डायोप्टर होता है 1 मीटर माइनस 1, मतलब क्या है, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर होता है। तो इसको आप लिखेंगे मीटर पावर ऑफ -1। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर जो है उस लेंस की पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो उसकी जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर होगी। जो भी लेंस है अगर फोकल लेंथ उसकी 1 मीटर है तो उसकी जो पावर होगी वो 1 डायोप्टर कहलाएगी। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस निगेटिव होगी, इसको हमेशा याद रखिएगा। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के। पावर ऑफ ए लेंस कॉम्बिनेशन अगर देखें तो जितने भी लेंसेस हैं सभी की जो पावर है उनको अगर हम ऐड कर दें तो टोटल पावर P हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज की यह वीडियो इस चैप्टर के साथ यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।